हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, प्राइस ऑफ अ गुड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। कि जब अन्य बातें समान रहती हैं तो कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट को हम सिट्रिस पेरिबस कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी गुड का, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो अगर सिर्फ प्राइस में चेंज होता है और जो बाकी फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जितने भी हैं, ये सभी जो कांस्टेंट रहते हैं और सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, तो प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि अगर प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। और अगर किसी गुड के प्राइस में डिक्रीज होता है, कम होता है, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी कंज्यूमर होगा, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसको आप ज़्यादा परचेज़ करोगे, कोई चीज़ महंगी हो जाएगी और तो उसको आप कम परचेज़ करोगे। लेकिन ये तब जो है एप्लीकेबल होगा जब अदर थिंग्स अफेक्टिंग डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, अन्य बातें समान रहेंगी। और वो अन्य बातें क्या हैं? वो हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो भी अदर गुड्स हैं, अदर कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा और कंज्यूमर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, आने वाले भविष्य में कि प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तब ये मांग का नियम जो है वो लागू होगा। लॉ ऑफ डिमांड के बाद हम ये समझते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी में, या प्राइस घटता है या प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो जब सिर्फ प्राइस में वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है और अन्य जो फैक्टर्स हैं, अन्य जो कारक हैं मांग को प्रभावित करने वाले, वो समान रहते हैं, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, तो जब प्राइस किसी कमोडिटी का चेंज होता है और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो तरह से होता है, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। मांग में विस्तार तब होता है जब किसी वस्तु का प्राइस जो है वो गिर जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और किसी गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो उसमें डाउनवर्ड जो है मूवमेंट उसके अंदर शो करते हैं। डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ हम उसमें मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होता है, जब किसी गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अदर फैक्टर्स में अफेक्टिंग डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहने पर अगर किसी गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या मांग में संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को हम शो करते हैं डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जो भी डिमांड कर्व हम बनाते हैं उसी डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट से शो होता है। ठीक है, तो अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है, जिसको हम मांग में संकुचन कहते हैं।
और इसमें मांग में ऊपर की ओर, मांग वक्र में ऊपर की ओर संचलन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होती है तो मांग की मात्रा में, मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसको कि हम मांग में विस्तार कहते हैं, और मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन होता है, ठीक है। तो यह था एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो जब प्राइस डिक्रीज होता है, ओरिजिनल डिमांड का में जैसे कि देख रहे हैं कि पहले प्राइस जो है वो P1 है, ठीक है, डिक्रीज होके अगर प्राइस P2 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या थी, Q1, Q1 से क्या हो गई, Q2। तो जब हमारा प्राइस P1 से P2 हुआ, यानी कि हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी, जो मांगी गई मात्रा थी, वो बढ़ गई Q1 से Q2, जो कि अगर हम ग्राफ में देखें तो वो शो करता है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मांग वक्र पर ही नीचे की ओर संचलन को दर्शाता है। हम इसके लिए कोई अलग से डिमांड कर्व नहीं बनाते, उसी डिमांड कर्व पर डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में अगर किसी कमोडिटी का प्राइस, गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज होता है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब प्राइस P1 से P2 हो जाता है तो हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो क्या थी, Q1, जो कि प्राइस के P2 हो जाने की वजह से, इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या हो गई, Q2। तो ये शो करेगा हमारा अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, उसी मांग वक्र पर ऊपर की ओर संचलन को दर्शाएगा। और ये तभी वैलिड होगा जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं, जो मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं, वो सभी कैसे होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे, यानी कि सिट्रस पेरिबस की कंडीशन होगी, तभी जो है मांग का नियम भी और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी जो है लागू होगा, ठीक है।